पिछले अध्याय में जो अभी तक पढ़ाया गया है उसमें आपको अम्लीय भूमि और अम्लीय भूमि बनने के कारण ये सब आपको बताया गया था। आगे हम आपको अम्लीय भूमियों का सुधार कैसे करेंगे इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो अम्लीय भूमि बनने का कारण हम जानते हैं। कारण ये है कि अम्ल की अधिकता, भूमि में अम्ल की अधिकता होने से भूमि अम्लीय हो जाती है। अब इस अधिक अम्ल को, इस भूमि में अधिक अम्ल की मात्रा को यदि हम समाप्त कर देते हैं, सीधी सी बात है, अम्लीयता का यह गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसको कैसे समाप्त करेंगे, इस संबंध में क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस संबंध में चर्चा करेंगे। अम्लीय भूमियों का सुधार। तो अम्लीय भूमि के सुधार के लिए चूना एक सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। तो हम इसके लिए चूने का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कैल्सिक चूना पत्थर यानी CaCO3, डोलोमाइट चूना पत्थर CaMgCO3 ट्वाइस, या बिना बुझा हुआ चूना CaO, बुझा हुआ चूना CaOH ट्वाइस, या मार्ल CaCO3, यह कोमल और भुरभुरा होता है मार्ल। ऐसे ही खड़िया जिसको हम चाक कहते हैं, इसका सूत्र है CaCO3। तो जब हम भूमि में इस चूने, चाहे जिस रूप में चूने को मिलाएं, ये इतने रूपों का प्रयोग हम चूने का कर सकते हैं भूमि को सुधारने के लिए। तो चाहे भूमि में हम चूने को जिस भी रूप में मिलाएं, उसकी जो प्रक्रिया भूमि के अंदर होती है, प्रतिक्रिया जो होती है उसमें चूने को जब ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, इनके रूपों में जब भूमि में मिलाते हैं तो CO2 से क्रिया करके बाइकार्बोनेट बनता है। ये चूना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी CO2 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद एक कार्बोनेट में बदल जाता है। कार्बोनेट के बदलने की इस प्रक्रिया को, इस संपूर्ण क्रिया को हम ये कह सकते हैं, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है और इस रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत CaO प्लस H2O यानी पानी से CaO की क्रिया होती है, यानी बिना बुझे हुए चूने की क्रिया होती है और यह
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी CaOH ट्वाइस में बदल जाता है। अब यह CaOH ट्वाइस प्लस 2H2CO3 की आपस में क्रिया होती है और CaCHO3 ट्वाइस प्लस 2H2O का निर्माण होता है। दूसरी पोजीशन में अगर हम उसमें कैल्सिक चूना पत्थर मिलाते हैं, यानी CaCO3, तो अगर इसको मिलाते हैं तो यह H2CO3 के साथ क्रिया करता है और क्रिया करके CaHCO3 ट्वाइस यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। चूने के प्रयोग से कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होते हैं एक कोलाइडी सम्मिश्रण पर से H आयंस को विस्थापित कर देते हैं, वहाँ से उसको हटा देते हैं और कोलाइडी सम्मिश्रण पर स्वयं स्थापित हो जाते हैं। H आयंस को वहाँ से विस्थापित करते हैं, यानी कि हटा देते हैं और स्वयं वहाँ पे स्थापित हो जाते हैं। जैसे किसी के घर में घुस करके उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और स्वयं वहाँ उपस्थित हो जाए। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो परमाणु हैं ये हाइड्रोजन आयन को मृदा सम्मिश्रण से हटा देते हैं। हम जानते हैं मृदा सम्मिश्रण के ऊपर मृदा कोलाइडी सम्मिश्रण जो है उसके ऊपर H आयंस चिपका रहता है। जब चूने को हम खेत में डालते हैं, भूमि में डालते हैं, तो ये सारी उपयुक्त रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इन क्रियाओं के फलस्वरूप चूने में उपस्थित जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं यह कोलाइडी सम्मिश्रण से H आयंस को विस्थापित कर देते हैं और स्वयं वहाँ स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार से इनकी H आयंस की संख्या धीरे धीरे मृदा में कम होने लगी। अब इसके लिए करते क्या हैं, कैसे मिलाएंगे चूने को? तो चूने को सबसे पहले महीन पीस करके पहले से उसको तैयार रखते हैं और वर्षा के प्रारंभिक दिनों में इसको भूमि में ठीक प्रकार से मिला देना चाहिए। ध्यान रखें, जब भी चूने को खेत में मिलाएं, मिट्टी के अंदर मिलाएं, तो उस समय मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए, बल्कि मृदा में नमी का अभाव होना चाहिए। मृदा बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। चूने की मात्रा का निर्धारण हमेशा मृदा पीएच के आधार पर होता है, यानी कि मृदा पीएच कितनी है, चूने की किस्म कैसी है और साथ ही साथ मृदा की किस्म कैसी है, यानी मृदा का प्रकार, किस प्रकार की मृदा है, बलुई मृदा है, दोमट मृदा है, बलुई दोमट है, सिल्ट दोमट है, मटियार दोमट है, मृदा किस प्रकार की है और चूना कौन सा है, कैल्सिक चूना पत्थर है, डोलोमाइट चूना पत्थर है, बिना बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना है, मार्ल है, कोमल है या खड़िया है, और साथ ही साथ मृदा का पीएच कितना है। इन तीनों स्थितियों के आधार पर यह निर्भर करता है कि अम्लीय भूमि में कितनी मात्रा में हम खड़िया या चूने को मिलाएं। जैसे विभिन्न प्रकार की भूमियां होती हैं और इन भूमियों का पीएच मान, अम्लीय भूमियों का पीएच मान 5.6 से
6.5 pH तक बढ़ाने के लिए, यानी कि एक pH 5.6 से 6.5 pH तक किसी मृदा के pH को बढ़ाने के लिए जो चूने का प्रयोग करना पड़ता है वह निम्नवत है। अगर भूमि बलुआर है, यानी बलुई भूमि है, बालू की मात्रा अधिक है, तो एक pH बढ़ाने के लिए उसमें 2.5 टन चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी एक pH को बढ़ाने के लिए अगर भूमि दोमट है तो उसमें 5 टन चूने का प्रयोग 1 हेक्टेयर के लिए करना पड़ेगा। अगर भारी दोमट भूमि है, यानी दोमट भूमि में भारी मिट्टी की अधिकता है, मटियार मिट्टी अधिक है, तो उसमें एक pH बढ़ाने के लिए 7.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मिट्टी चिकनी है तो ऐसी अवस्था में मृदा के pH मान को 1 pH बढ़ाने के लिए 8.75 टन प्रति हेक्टेयर की दर से चूने का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सारी बातें यह बताती हैं कि मृदा अम्लीयता, मृदा की किस्म का वेरिएशन, ये सारी चीज़ें यह तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि मृदा के अंदर किस मात्रा में चूने का प्रयोग किया जाए जिससे हमें वांछित लाभ मिल सके। क्षारीय उर्वरकों का प्रयोग करके भी हम अम्लीय मृदा को सुधार सकते हैं। क्षारीय उर्वरक जैसे सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में जो सोडियम होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। पौधे क्या करते हैं, नाइट्रेट का अवशोषण कर लेते हैं, लेकिन मृदा में अवशेष के रूप में सोडियम बचा रह जाता है। यह सोडियम मृदा सम्मिश्रण पर उपस्थित H आयंस को विस्थापित करता है, जिससे मृदा के अंदर धीरे धीरे H आयंस की कमी होने लगती है और धनायंस की संख्या यानी OH आयंस की संख्या बढ़ने लगती है और मृदा की अम्लीयता धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे ही कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम नाम से स्पष्ट है, इसमें कैल्शियम और नाइट्रेट दो अवयव हैं। भूमि को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, चूने में भी कैल्शियम है और कैल्शियम नाइट्रेट में भी कैल्शियम है। पौधे नाइट्रेट का प्रयोग तो कर लेते हैं, लेकिन जो कैल्शियम होता है जो बचता है भूमि के अंदर, जो पौधों के प्रयोग से बच जाता है, इसको क्या करते हैं, ये कैल्शियम मृदा के सम्मिश्रण पर, कोलाइडी सम्मिश्रण पर उपस्थित H आयंस को विस्थापित करने में मदद करता है। यह उनको वहाँ से हटा देता है और उनके स्थान पर स्वयं आधिपत्य स्थापित कर लेता है और इस प्रकार धीरे धीरे मृदा अम्लीय मृदा से क्षारीय मृदा के रूप में परिवर्तित होने लगती है। इस प्रकार क्षारीय प्रकृति के उर्वरकों का यदि निरंतर हम प्रयोग करते रहें तो इससे भी अम्लीय मृदा को सुधारने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। हालांकि इसमें समय अधिक लगता है, परंतु अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो उसका वांछित लाभ हमको प्राप्त होता है। तीसरा उपाय अम्लीय मृदाओं को सुधारने का है अम्लता रोधी या अम्ल सहिष्णु फसलों को उगाना।
तो इसके लिए हमको ये जानना होगा कि अम्लता रोधी फसलें हैं कौन, ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं जो अधिक मात्रा में अम्ल का प्रयोग करती हैं, यानी उसका अवशोषण करते हैं। तो बहुत सी फसलें हैं जो अम्लीय भूमि में नहीं उग पाती, यानी अम्लीय भूमियां उनके लिए अनुकूल नहीं पड़ती हैं। लेकिन बहुत सी फसलें ऐसी भी हैं जो अम्ल के प्रति सहनशील होती हैं और इनको हम अम्लीय मृदाओं में उगा सकते हैं। इसको हम अम्ल सहिष्णु फसल कहते हैं। जैसे धान, जई, अलसी, राई, मक्का, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, आलू, शकरकंद, टमाटर, मूली, सलजम, सेम, गन्ना, ये सारी फसलें ऐसी हैं जिनको हम अम्लीय भूमियों में आसानी से उगा सकते हैं और ये फसलें अम्लीय भूमि को सुधारने में हमारा सहयोग करती हैं। चौथा उपाय है अम्लीय भूमियों को सुधारने का, वह है समुचित जल निकास का प्रबंध करना। भूमि में जल की अधिकता क्या है? यह पौधों के भूमि में अम्लीय प्रभाव को बढ़ाने का कार्य करती है। अगर ठीक प्रकार से हम मृदा से जल को बाहर निकाल लें तो ये भी भूमि के अम्लीय प्रभाव को कम करने में सहयोग प्रदान करता है। पौधों के ऊपर अम्लीयता का प्रभाव क्या पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि अम्लीय भूमि कृषि फसलों के लिए हानिकारक क्यों है? वह कौन सा कारण है जिससे ये अम्लीय भूमि पौधों के लिए हानिकारक होती है? तो अम्लीय भूमि के कई कारण हैं, कई कारण है जिसके कारण अम्लीय भूमि पौधों के लिए हानिकारक होती है। उसमें मूलतः 6 कारणों पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला कारण यह है कि अगर भूमि में अम्लीयता बढ़ जाती है तो अम्लीयता के बढ़ने के कारण पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव पड़ता है। मृदा के अंदर जो उपस्थित पोषक तत्व हैं जिस पर पौधों का जीवन निर्भर करता है, क्योंकि पौधे भूमि से ही अपने पोषक तत्वों और जल का अवशोषण करते हैं। जब भूमि अम्लीय हो जाती है, यानी अम्ल का प्रभाव मृदा में बढ़ जाता है, तो ऐसी अवस्था में इन पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव पड़ता है। कुछ का अधिक मात्रा में अवशोषण करने लगते हैं पौधे, उनकी प्राप्यता बढ़ जाती है, और कुछ की प्राप्यता न्यून हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम की अधिकतम प्राप्यता का जो परास है, जो रेंज है, वो क्या है? 6.5 से 7.5 pH। यानी मृदा का pH मान अगर 6.5 से 7.5 है, तो ये जो मैंने ऊपर आपको बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, गंधक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन तत्वों का पौधे पर्याप्त मात्रा में, यानी जितनी उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से उनका अवशोषण कर लेते हैं, उनको प्राप्य हो जाता है। जैसे ही भूमि की अम्लता बढ़ती है, यानी 6.5 pH से नीचे की तरफ आता है, तो इन तत्वों की उपलब्धता धीरे धीरे कम होने लगती है।
मृदा में उपस्थित जो फास्फोरस होता है वो अप्राप्य अवस्था में बदल जाता है और अप्राप्य अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों की पहुंच से बाहर चला जाता है। यानी पौधे उसका, भूमि में फास्फोरस उपलब्ध है लेकिन पौधे उसकी जो रूप है फास्फोरस का बदल जाने के कारण पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे ही लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, इनकी विलेयता बढ़ने से ये तत्व फास्फोरस के साथ मिल जाते हैं और मिल करके हाइड्रोक्सी फास्फेट की रचना करते हैं और ये हाइड्रोक्सी फास्फेट पौधों के लिए अग्राह्य है। पौधे इसका शोषण नहीं कर पाते हैं और इस प्रकार इन तत्वों के साथ साथ फास्फोरस भी पौधों की पहुंच से बाहर निकल जाता है। ऐसे ही जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व हैं, यानी पौधे मृदा से ऐसे तत्वों का जिनका बहुत कम मात्रा में जिनका अवशोषण करते हैं, इन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों का विषैला प्रभाव पड़ता है पौधों के ऊपर। अब ये सूक्ष्म मात्रिक तत्व जैसे लोहा, मैग्नीज, बोरान, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? ये सब सूक्ष्म मात्रिक तत्व। और जब मृदा में अम्लीयता बढ़ती है तो इन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की घुलनशीलता भी बढ़ जाती है। यानी मृदा विलयन में ये अधिक मात्रा में घुल करके उपस्थित हो जाते हैं, जिससे पौधों की इनकी पूर्ति अधिक मात्रा में होने लगती है। अब जिसकी मात्रा जितनी है उतनी ही आवश्यकता है पौधों को, अगर उससे ज़्यादा उसको देंगे तो उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे मनुष्य के अंदर तमाम बीमारियां होती हैं किसी न किसी तत्व की कमी से या किसी न किसी तत्व की अधिकता के कारण, ऐसे ही पौधों के अंदर भी होता है। जब किसी तत्व की न्यूनता हो जाती है पौधों के अंदर तो भी उनकी वृद्धि और विकास पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जब किसी तत्व की अधिकता हो जाएगी तो भी उसके ऊपर इसका विषैला प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इन सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की आवश्यकता कम होती है पौधों को, लेकिन इनकी घुलनशीलता बढ़ जाने के कारण ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं पौधों को, और इसके कारण इनका विषैला प्रभाव पौधों के ऊपर पड़ने लगता है और ये पौधों को लाभ की अपेक्षा हानि देने लगती है। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा सूक्ष्म ही उपलब्ध होनी चाहिए। चौथा जो हानिकारक प्रभाव है वह है पौधों की जड़ों के ऊतकों पर H अंश का विषैला प्रभाव पड़ना। चूंकि अम्लीयता बढ़ जाती है, अम्ल क्या है? यह पौधों की जड़ों को जला देता है, काट देता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों का वृद्धि और विकास मृदा के अंदर बाधित होता है। चौथा है अम्लीय दशा में मृदा के अंदर जो कृषक मित्र जीवाणु होते हैं उन जीवाणुओं के क्रियाकलाप को बाधित कर देता है और इसके कारण नाइट्रीकरण, यौगिकीकरण, सल्फर ऑक्सीकरण, ये जो क्रियाएं होती हैं ये बाधित हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ पौधों में अनेक प्रकार के रोग अधिक अम्लता के कारण हो जाते हैं और भूमि के अंदर
जो छठवां प्रभाव होता है हानिकारक, वह यह होता है कि भूमि में भास्मिक तथा अम्लीय यौगिकों के बीच संतुलन का जो अनुपात है वह बिगड़ जाता है, जो मृदा की रचना और साथ ही साथ पौधों के पोषक तत्व की उपलब्धता पर बहुत ही हानिकारक और विपरीत प्रभाव डालता है। अम्लीय भूमि की पहचान कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि यह भूमि अम्लीय है? भूमि अम्लीय है या नहीं है, इस बात की पहचान कई विधियों से की जा सकती है। जैसे कुहन की कैलोरी मीटर विधि, इस विधि द्वारा पीएच का मान ज्ञात किया जाता है, पीएच मान ज्ञात करते हैं, और पीएच के अनुसार हम मृदा का वर्गीकरण करते हैं। जैसे अगर मृदा का पीएच 3 है, 3 से 5.5 के बीच है, तो इस प्रकार की मिट्टी को हम कहते हैं अत्यधिक अम्लीय। अगर मृदा पीएच का मान 5.5 से 6 के बीच है, तो हम इसको कहते हैं प्रबल अम्लीय। मृदा का पीएच मान 6 से 6.5 के बीच है, तो ऐसी मृदा को हम अम्लीय कहते हैं। 6.5 से 7 के बीच के पीएच को हम मृदु अम्लीय कहते हैं, और 7 से 7.5 के बीच को मृदु क्षारीय कहते हैं। लेकिन 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच का जो पीएच मान होता है, यह अधिकांश फसलों के लिए उत्तम होता है। अधिकांश फसलों के लिए एक अच्छा पीएच मान माना जाता है, और करीब करीब सभी फसलें इस पीएच मान में, यानी 6.5 से 7.5 के बीच सभी फसलें क्या होती हैं, सभी फसलों के लिए इस प्रकार की भूमि उपयुक्त मानी जाती है। पीएच 7 जो है, यह उदासीन स्थिति होती है, यानी इस स्थिति में एच आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस और OH आयंस यानी हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की साम्य अवस्था होती है, यानी 7 पीएच पर दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह आदर्श स्थिति है, ऐसा कभी प्राप्त नहीं होता। 7.5 से 8 पीएच की भूमि को क्षारीय कहते हैं, और 8 से 8.5 पीएच की भूमि को प्रबल क्षारीय कहते हैं। ऐसे ही 8.5 से 11 पीएच की भूमि को अत्यंत क्षारीय भूमि के नाम से हम जानते हैं। एक पहचान का पहला लक्षण है जो कैलोरी मीटर द्वारा होती है। दूसरा है लिटमस के द्वारा पहचान, लिटमस पेपर द्वारा पहचान। तो भूमि के अम्लीय होने की पहचान लिटमस पेपर के द्वारा भी सफलतापूर्वक हम कर सकते हैं। इसके लिए एक प्याले में 1 चम्मच मिट्टी लें। इस मिट्टी पर एक नीले लिटमस कागज का टुकड़ा रखें। अब इस लिटमस पेपर के ऊपर से 1 चम्मच मिट्टी डाल दें। इसके बाद मिट्टी को शुद्ध आसूत जल यानी प्योर डिस्टिल्ड वाटर से भली प्रकार भिगो दें। आधा घंटे बाद लिटमस कागज को मिट्टी से बाहर निकालें।
क्या होता है। फिर उसको बाहर निकालने के बाद आसुत जल से ठीक प्रकार से धोएं। यदि लिटमस का रंग गुलाबी लाल हो जाता है तो समझिए कि मृदा अम्लीय है। और लाल रंग की गहराई कितनी है, यानी कितना गाढ़ा है या कितना हल्का है, इसके आधार पर भूमि की अत्यंत अम्लीयता या कम अम्लीयता या मृदु अम्लीयता का हम पता कर सकते हैं। तीसरा है पहचान, वो है सल्फोसाइनेट के द्वारा। खेत की थोड़ी सी मिट्टी ले करके हम उसको ठीक प्रकार से सुखा लें। सुखाने के बाद एक परखनली में थोड़ा सा सल्फोसाइनेट का घोल डालकर लगभग उतनी ही मिट्टी, सूखी मिट्टी, उसमें डाल करके उसको खूब हिलाएं। इसके बाद यदि मिश्रण का रंग लाल हो जाए तो समझना चाहिए कि मिट्टी भूमि अम्लीय है। अगर लाल नहीं होती है तो अम्लीय नहीं है। फसलों की अनुकूलता, फसलों की अनुकूलतम पीएच मान क्या हो सकता है। हर फसल के लिए अनुकूल पीएच मान अलग अलग होता है। जैसे धान्य फसलें हैं, धान्य फसलों में जौ, ज्वार, मक्का, जई, धान, गेहूं, ये फसलें आती हैं। तो धान्य फसलों में जौ का जो पीएच मान होता है वो 6.5 से 8 पीएच मान के बीच जौ की उपज अच्छी प्राप्त होती है। इसके लिए ये पीएच मान यानी 6.5 से 8 पीएच का पीएच मान इसके लिए सर्वोत्तम होता है। ऐसे ही ज्वार है, तो ज्वार के लिए 5.5 से 7.5 का पीएच मान ठीक होता है। मक्के का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से 7.5। जई का पीएच मान 5 से 7.5, धान का 5 से 6.5 और गेहूं के लिए 5.5 से 7.5 पीएच मान वाली भूमि सर्वोत्तम होती है, अच्छी। दालें और सिम्बी फसलें जो हैं, इनका जो पीएच मान होता है यानी सेम, बरसीम, रिस्का, मटर, सोयाबीन, ये 6 पीएच से लेकर 7.5 पीएच की भूमि में इनकी खेती अच्छी होती है, ये अच्छी उपज देती हैं। इसमें जो रीचिका है इसका पीएच मान 6 से 8 पीएच तक हो सकता है और सोयाबीन का 6 से 7 पीएच तक हो सकता है। सेम, बरसीम और मटर का पीएच मान, मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच उपयुक्त रहता है। यानी हम एक कह सकते हैं कि दाल वाली फसलें या सिम्बी फसलें होती हैं वो 6 से 7.5 पीएच के बीच अधिक उपज दे सकते हैं। अन्य फसलों में कपास, इनका पीएच मान, इसके लिए मृदा का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए। अलसी का 5 से 6.5 होना चाहिए। आलू का 5.5 से 7 होना चाहिए। चुकंदर का 6 से 8 होना चाहिए। सूरजमुखी का 6 से 7.5 होना चाहिए। शकरकंद का 5.5 से 7.5 होना चाहिए और तंबाकू का 5.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। थोड़ा बहुत इधर उधर होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आदर्श स्थिति है। इसमें इन फसलों की उपज ठीक प्रकार से प्राप्त होती है। लेकिन अधिकांश जो फसलें हैं इनके लिए 6 से 6.5 से 7.5 पीएच मान की जो भूमि होती है वो सर्वोत्तम होती है। और इस भूमि में सारी फसलें, अधिकांश फसलें अच्छी उपज देती हैं। फिर भी धान, अलसी, जई, इनका पीएच मान कम से कम 5 पर बढ़ते हैं, यानी 5 पीएच मान तक ये ठीक उपज देती हैं। जबकि जौ, रिचका और चुकंदर ये 8 पीएच मान तक अच्छी उपज देती हैं, यानी 6 से 8 पीएच मान। चूने का मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो चूने का मृदा पर भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रभाव भिन्न भिन्न रूपों में पड़ता है। चूने का भौतिक प्रभाव क्या होता है? पहला, चूना डालने से भारी भूमियां, भारी मिट्टियां जो होती हैं उनकी संरचना दानेदार हो जाती है। चूना मिलाने से भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। भूमि की पृष्ठीय जल स्रवण दर या निस्यंदन दर बढ़ जाती है। चूना मिलाने से वायु संचार और जल संचलन बढ़ जाता है, जिससे पौधों की इस प्रकार की भूमि में अच्छी वृद्धि होती है। साथ ही साथ मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। रासायनिक प्रभाव के अंतर्गत चूना मिलाने से H अंश का सांद्रण कम हो जाता है और OH अंश का सांद्रण मृदा में बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ सूक्ष्म तत्व जैसे फेरस, एल्युमिनियम, मैग्नीज इनकी विलीयता कम हो जाती है, जिससे पौधों पर इसका हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। कोलाइडी सम्मिश्रण के ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मृदा की अम्लीयता कम होने लगती है। भूमि के अंदर पौधों को फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होने लगता है। चूना मृदा में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का शीघ्र अपघटन करके नाइट्रोजन की प्राप्यता को बढ़ा देता है और साथ ही साथ भूमि में पोटास का पोषण भी अच्छा होने लगता है। जैविक प्रभाव क्या है? अम्लीय मृदाओं में चूना डालने से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं भूमि के अंदर, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा की अम्लीयता कम हो जाती है, विभिन्न प्रक्रमों की दर बढ़ जाती है और साथ ही साथ भूमि में चूना डालने से उपज में वृद्धि होती है और किसान को पर्याप्त लाभ होता है। इसके साथ ही आपका अम्लीय मृदा समाप्त हुई। आगे हम मृदा उर्वरता और मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, इस पर चर्चा करेंगे और फिर दैविक आपदाओं